नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, ये हमारा चैनल जो है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक है बच्चों, हम लोग जो है बीएड सेकेंड ईयर का यूनिट फर्स्ट का पेपर सेकेंड पढ़ रहे हैं। इसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जिसके वैदिक काल की जो शिक्षा थी उसके बारे में जो हमने बताना था वो बता चुके थे। ये भौकाली ऑनलाइन हमारे क्लासेस है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो बौद्धकालीन शिक्षा है, बच्चों जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसका किस तरह से विकास हुआ, क्या क्या चीज़ें थी, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा, और ये बीएड सेकेंड ईयर का यूनिट फर्स्ट का पेपर से फर्स्ट का जो है दूसरा चैप्टर है बौद्धकालीन शिक्षाएं। इसमें क्या थे बच्चों, बौद्धकालीन शिक्षा में दो स्तर होते थे। दो स्तर थे, पहला प्राथमिक स्तर बोला जाता था और दूसरा उच्च स्तर बोला जाता था। बच्चों जो प्राथमिक स्तर था जिसमें बच्चे का प्रवेश किया जाता था, और लगभग ये जो है 6 वर्ष की अवस्था से 8 वर्ष के बीच में बच्चे का प्रवेश स्टार्ट हो जाता था। तो इसके बारे में जो प्राथमिक शिक्षा है, उसके बाद फायान यात्री थे जो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया था कि किस तरह से छात्रों को, छोटे बालकों को 6 से 8, जब 8 साल की उम्र हो जाती तो उनको किस तरह से उनको प्रवेश दिया जाता है। और उच्च शिक्षा के बारे में जो एक लेखक है अल्तेकर, जो उन्होंने उच्च शिक्षा स्तर के बारे में बताया था कि बौद्धकालीन में जो शिक्षा थी उच्च स्तर पर मठों तथा विहारों में होती थी, उनकी बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किसको शिक्षा दी जाती थी, किसको नहीं दी जाती थी, तो बच्चों चांडाल जो होते, चांडाल जो होते तो उनको छोड़ के, ये जो चांडालों को छोड़ के सभी को शिक्षा दी जाती थी। और बच्चों क्या है, अगर व्यक्ति अस्वस्थ है, रोगी है, असम्मानीय व्यक्ति है, जिसका कोई सम्मान नहीं है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, या विकलांग है, या दंडित व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। मतलब ऐसे लोगों को शिक्षा का पात्र नहीं माना जाता था। ठीक है बच्चों, तो पेपर में जैसे पूछ लेता है किन किन लोगों को शिक्षा का पात्र नहीं माना जाता था, तो एक तो अगर जात वाई देखो तो चांडालों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, और वैसे तो अस्वस्थ होता था या रोगी होता था, असम्मानीय व्यक्ति होता था, विकलांग होता था, दंड जिसको दिया गया, ये सब लोगों को शिक्षा के पात्र नहीं माना जाता था बौद्धकालीन शिक्षा में। शिक्षा प्रारंभ का समय जो था 8 वर्ष था, जो अभी हमने बताया था 6 से 8 के बीच में, तो 8 वर्ष था तथा 12 वर्ष, जब तक 6 से 8 वर्ष, 6 से मान लो स्टार्ट होती तो 12 वर्ष की आयु तक जो है छात्र जो होता था वो ऋणी रहता था, विद्यार्थी ऋण की धारणा धारण करता था, विद्यार्थी ऋण की अवस्था होती थी उसकी। बच्चों 20 वर्ष की बात, 20 वर्ष के बाद कोई भी शिष्य बौद्धकालीन में भिक्षुक बनने के पात्र हो जाता था। कितने समय के बाद? 20 वर्ष की शिक्षा के बाद भिक्षुक बनने का पात्र हो जाता था। पबजा संस्कार क्या होता है? पबजा संस्कार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पबजा संस्कार जो है प्राथमिक शिक्षा की आयु, इसमें जो है 6 वर्ष बताई गई है। प्राथमिक शिक्षा की आयु बच्चों 6 वर्ष बताई गई। प्रवेश के समय बालकों को पबजा संस्कार होता था। जब बच्चों का जैसे मठों में या विहारों में पढ़ने के लिए जब छोटा बालक जाता था 6 साल से, तो उसका क्या होता था? पबजा संस्कार होता था। और पबजा संस्कार में क्या होता था? उसके सर के जो है जो बालों को मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र धारण करवा दिए जाते थे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के महावज्ञ, बौद्ध ग्रंथ है एक महावज्ञ, उसमें पबजा के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। तो आपको पूछा जाएगा कि पबजा के बारे में किसमें बताया गया, तो बौद्ध ग्रंथ है महावज्ञ में इसके बारे में वर्णन किया गया। इसके बाद 3 शब्द जो बुलवाते थे, जो छात्र जो है पबजा धारण करता था और सब पीले वस्त्र और सर मुड़वा के जब बैठता था पंथी, अपने जो गुरु होता था उसके पैर छूता था, और उसके बाद जो है पंथी लगा के बैठता था। उसके बाद उसको 3 शब्द बोलने होते थे, यानी बुद्ध शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध के शरण में जा रहे हैं, और धम्म शरणम गच्छामि, और संघ शरणम गच्छामि, ये 3 शब्द उसको बोलने होते थे। उसके बाद बच्चों क्या होता है, उसको उस वहाँ पर रहकर जो मठों में रहते थे
बीआरओ में रहते तो वहाँ पर रहकर उसको 10 नियमों का पालन करना होता था, 10 नियम होते थे। अध्ययन का समय क्या होता था बच्चों? अध्ययन काल का समय क्या होता था? मतलब कितने 12 वर्ष तक पबजा चलता था बच्चों का, 12 वर्ष तक पबजा चलता था। और 10 वर्ष की अवस्था, 10 वर्ष प्लस उपसंपदा चलती थी। उपसंपदा यानी कि जब बच्चा 20 साल का पार कर लेता तब उसको उपसंपदा के लायक हो जाता था। मतलब उसमें जो 10 बच्चों के सामने, 10 बच्चों के सामने उसको उपस्थित होना पड़ता था और वो क्वेश्चंस करते थे, तब उसको उपसंपदा मिलती थी। यानी कि अध्ययन का कार्य बच्चों कितने साल तक था? 22 साल तक। 12 वर्ष का पबजा और 10 वर्ष का उपसंपदा, यानी टोटल अध्ययन का समय था 22 वर्ष। महिला शिक्षकों की ज़्यादा तो स्टार्टिंग में जो है बुद्ध काल में जो महिला को इतनी अहमियत नहीं दी गई है और महिलाओं को, स्त्रियों को इतना मतलब नहीं माना जाता था। लेकिन बाद में फिर उनको भी शिक्षा दी जाने लगी। जो शिक्षिकाएं होती थी, जो शिक्षा देती थी, उनको बोलते थे उपान्याया। उपान्याया अर्थात उपाध्याय, चाहे बोल दो उपान्याया चाहे उपाध्याय बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये बोला जाता था। और बहुत सी महिलाएं विदुषी हुई हैं, विदुषी मतलब विद्वान हुई, बहुत एक विद्वान हुई। ठीक है, तो ये थी बौद्धिक शिक्षाएं। बच्चों अब तक्षशिला के बारे में बताने जा रहे हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय 550 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व तक रहा। वर्तमान में इससे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था और ये लगभग 1000 वर्षों तक रहा। ये जो है 550 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व तक रहा। 5वीं शताब्दी के आते आते हुणों ने आक्रमण किया और इसको नष्ट कर दिया। ठीक है, और जब क्या होता है तो बच्चों, जो तक्षशिला था इसमें प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र जो है 6 वर्ष, यहाँ पर जो है प्रवेश की उम्र 16 वर्ष रखी जाती थी। जो तक्षशिला थी वहाँ पर प्रवेश की उम्र होती थी 16 वर्ष। और उसमें क्या होता था, एक एग्जाम होता था, एक परीक्षा होती, परीक्षा होती थी, जिसमें जो बच्चे सफल हो जाते थे वही तक्षशिला विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते थे। अब जो बच्चे सफल हो जाते थे उनको 1000 मुद्राएं जमा करनी पड़ती थी विद्यालय में। अगर नहीं दम जमा कर पाते थे तो उनसे कुछ विद्यालय के उसके ऊपर मतलब अगर पैसे नहीं जमा कर पा रहे हैं, मुद्राएं नहीं जमा कर पाते थे तो उनसे कुछ सेवा कार्य कराया जाता था जो विद्यार्थी नहीं जमा कर पाते थे। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पटना के पास 72 किलोमीटर दूर पर पड़ता है। यहाँ बहुत बड़ा मठ रहा है। इसमें जो है 319 ईस्वी से 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा। इसका निर्माण कुमार गुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था और चीनी यात्री हेंगसांग ने यहीं पर शिक्षा ली थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में आपको पता होगा चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने और साथ में जीवक ने, इन सब ने तक्षशिला से शिक्षा ली। तो ये जो हमारा बौद्धकालीन शिक्षा स्तर था, इसके बारे में यही चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बता दिए। ये आपको ऑप्शनल एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेगा। आप एक बार देखिएगा, कुछ अच्छा मिलेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने पेपर की तैयारी करिए। धन्यवाद, थैंक यू।